हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं का अध्याय 1 हमारी पृथ्वी का भाग 3। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 और भाग 2 में मैंने आप लोगों को पृथ्वी के बारे में है ना और क्या क्या है उसके बारे में आप लोगों को पूरा पूरा बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग इसमें जो मुख्य 5 टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। उसके बाद ये अध्याय खत्म हो जाएगा और मैं इसका आप लोगों को जो प्रश्न उत्तर है उसको पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप लोगों को मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है पृथ्वी तथा सौरमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी तथा सौरमंडल को समझने के लिए इसमें ग्रह उपग्रह है ना ये दोनों दिए गए हैं। इसके माध्यम से हम पृथ्वी और सौरमंडल को क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, उसके फिर बात करते हैं चौथा नंबर है ना। दूसरा तो ग्रह बता दिया, उपग्रह बता दिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक उपग्रह और पढ़ेंगे कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें चौथा नंबर पृथ्वी पर जीवन के लिए है ना मूल आवश्यकताएं। तो मूल आवश्यकताएं कौन कौन से है? एक तो है भोजन, जल, वायु, मिट्टी और प्रकाश। इसके बारे में बात करेंगे। और उसके लास्ट टॉपिक बात करेंगे आज पृथ्वी सौरमंडल का अद्वितीय ग्रह क्यों माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये 5 टॉपिक जो है आज इसको समझेंगे और ये अध्याय जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी तथा सौरमंडल में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के बारे में। तो जैसे बात कर सकते हैं सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा है, सभी जानते हैं। ठीक है, सूर्य एक तारा है जो स्वयं क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है और साथ ही साथ वह ऊष्मा भी प्रदान करता है। लेकिन होता क्या है, इसके चारों ओर है ना जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही जगह क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। अर्थात उसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे मैंने बताया सूर्य एक क्या है, तारा है। वो स्वयं क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, वो प्रकाश उत्पन्न करता है, साथ ही साथ ऊष्मा को भी क्या करता है, बाहर निकालता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके चारों ओर जो कक्षा होती है उसमें क्या होते हैं, जो आकाशीय जो पिंड होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और ग्रह जो है सीधे सीधे कैसे, तो सूर्य के जो ग्रह वैसे बात कर सकता हूं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ग्रह जो है बुध। ठीक है, उसके बाद फिर शुक्र। ठीक है, उसके बाद फिर पृथ्वी। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद फिर बात कर सकते हैं इसमें मंगल। उसके बाद फिर बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद फिर है ना बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर शनि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करूंगा मैं अरुण। ठीक है, और बात करूंगा वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अभी तक तो इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, लेकिन 8 ही ग्रह हैं। ठीक है, तो 8 ग्रह कौन कौन से बिल्कुल याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए जो है ना ग्रह है उनके नाम है। सबसे पहला कौन है, बुध, फिर कौन है, शुक्र, फिर कौन है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और उसके बाद फिर वरुण सबसे लास्ट। ठीक है, पहले जब बात किया जाता था तो प्लूटो को भी काउंट किया जाता था, 9 ग्रह बात किया जाता था। लेकिन ठीक है, जब है ना वैज्ञानिकों की जब बैठक हुई या खगोलों का जब सम्मेलन हुआ तो उसमें 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सम्मिलित हुए थे। और सम्मिलित होने के बाद में उन्होंने बताया कि ग्रह के रूप में प्लूटो की परिभाषा बिल्कुल भी कहीं भी फिट होने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं बैठता है। इसलिए प्लूटो को इन जो 8 ग्रह जो थे या ग्रहों की जो श्रेणी में उनको गिना जाता था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अब प्लूटो को बिल्कुल भी नहीं गिना जाता, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें जो ग्रह है ना, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, शुक्र है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ग्रह जैसे मैं बताया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि उसकी परिभाषा बिल्कुल भी उससे मैच नहीं खाता ग्रहों की परिभाषा से, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक, बिल्कुल याद रखिएगा। 75 देशों की, ठीक है, कितने वैज्ञानिक, 2500 वैज्ञानिक इसमें भाग लिए थे। ठीक है, और उन सम्मेलन में भाग लेने के बाद में उन्होंने प्लूटो को क्या कर दिया, वो ग्रह की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता, उसकी परिभाषा बिल्कुल भी मैच नहीं खाती ग्रहों से, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, उस श्रेणी से, उस ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो मैंने ग्रह के परिभाषा बता दिया आप लोगों को और ग्रह कितने हैं उसको बता दिया मैंने आप लोगों को। अब बात करते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं,
तो उपग्रह मतलब जो ग्रहों के, है ना, तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की क्या करता है, परिक्रमा करता है, ग्रहों के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है या घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, पहला बात कर सकता हूं, अर्थात देखो जो ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह कितने प्रकार के, पहला है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह तो वे, है ना, आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो वो आकाश में पूर्णतः, है ना, प्राकृतिक रूप से क्या है, विद्यमान है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, किसी ने ले जाकर उसे छोड़ा नहीं है। तो वे आकाशीय पिंड, है ना, जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है और ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे बात कर सकता हूँ बुध है, शुक्र है, उनके भी अपने एक एक क्या है ना, उनके भी जितने भी हैं उनके भी उपग्रह हैं। साथ ही साथ बात कर सकता हूँ चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, जो उसके चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो पृथ्वी का एक ही जो है वो उसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं इसमें कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह जैसे कि बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर मानवों द्वारा रॉकेट के माध्यम से लॉन्चिंग करके, है ना, अंतरिक्ष में ग्रहों के इर्द गिर्द, है ना, जो पिंड या बात कर सकते हैं जो पिंड छोड़ दिया जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करता है और परिक्रमा करने के बाद में उसमें जो भी प्राप्त जानकारियां हैं उसे हम तक पहुंचाता है। जैसे बात कर सकता हूँ टेलीविजन के माध्यम से या आकाशवाणी के माध्यम से, है ना, या बात कर सकते हैं जो भी बाढ़ या कोई भी घटना या मौसम की जानकारी, इन सभी के बारे में हमको क्या करता है, जानकारी प्राप्त कराता है। ठीक है, जो मानवों द्वारा रॉकेट के माध्यम से कहाँ भेजा गया, अंतरिक्ष में भेजा गया, और उस ग्रहों के इर्द गिर्द उसे क्या कर दिया गया है ना, जो ग्रह है ना, वो क्या कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वो उपग्रह है जो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है और उसके जो भी प्राप्त जानकारियां है उसे हम तक पहुंचाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। जैसे बात कर सकते हैं आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट, एप्पल, ये सब क्या है, उपग्रह है। क्या है, सब उपग्रह है। तो ये उन उपग्रह है जो जिसके माध्यम से, है ना, पूरा जो जानकारी है उस ग्रह के बारे में, जितनी भी जानकारियां हैं वो हमारे तक क्या होती है, पहुंचती है ना, हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वो सब उपग्रह के माध्यम से होता है जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं और उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त कराता है। तो आर्यभट्ट जो था, ठीक है, आर्यभट्ट जो इनसेट, जो अपने पास आर्यभट्ट जो कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था, ठीक है, सर्वप्रथम वही भेजा गया था। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर ही, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री जो थे उनके नाम पर ही क्या किया गया था, उसको प्रक्षेपित किया गया था। और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो कैसा है, गोल है, पृथ्वी जो है वो कैसा है, गोल है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो ये तो हो गया कृत्रिम उपग्रह के बारे में। प्राकृतिक उपग्रह है ना, ये तो प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, जो ग्रहों के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। बुध, शुक्र के अपने एक उपग्रह हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक मात्र क्या है, उपग्रह है। ठीक है, बात कर सकते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह जैसे मैंने बात किया कि मानव द्वारा, है ना, रॉकेट के माध्यम से ग्रहों के इर्द गिर्द उन पिंडों के माध्यम से क्या कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, उन उपग्रहों को, जो उसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं और उनसे जो प्राप्त जानकारियां हैं उनको हम तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें पृथ्वी पर, है ना, जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो मूल आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सा है, तो भोजन, जल, वायु और मिट्टी एवं प्रकाश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें भोजन। तो भोजन क्यों जरूरी है, तो जिस प्रकार से बात कर सकते हैं, है ना, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहला तो भोजन ही है। तो जब तक हमें जैसे उदाहरण तक बात कर सकते हैं, हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं से खेल कूद कर आ रहे हैं तो खेल कूद कर आते हैं तो क्या होती है, हमारे शरीर से जो ऊर्जा है उसका क्या हो जाता है, हाश हो जाता है, हानि हो जाता है। तो उसको हमको पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ता है, भोजन ग्रहण करना पड़ता है। जिस प्रकार से, है ना, जीव जंतु जो है पेड़ पौधे को खाकर, है ना, या किसी शाकाहारी जंतु जो है ना, वो पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन क्या करता है, उसको भोजन के रूप में लेता है और अपना भूख जो है उसको क्या करता है, शांत करता है। ठीक है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाकर अपना भोजन बनाते हैं और अपना भी क्या करते हैं, शांत करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो भोजन बनाने के माध्यम से संपन्न होती है, मतलब भोजन बना रहा है वो। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जल, है ना, इत्यादि उसको आवश्यकता होती है, तभी जो जाकर
क्या बनता है, भोजन बनता है। तो भोजन जो है वो सभी जीवधारियों की मूल आवश्यकताएं हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, भोजन हम करेंगे तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तभी कार्य करने में मजा आता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर बात करते हैं इसमें जल। तो जिस प्रकार से भोजन जो है जीवन की मूल आवश्यकताओं में गिनती आता है, उसी प्रकार से जल भी गिनती आता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भोजन हमारे लिए जरूरी था, उसी प्रकार से जल भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता को रखता है। ठीक है, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जल जो है, जिस प्रकार से हम खेलते हैं कूदते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो जल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति ना होकर पसीने के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें क्या पीना पड़ता है, जल पीना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में 70% भार की दृष्टि से 70% तक का जल पाया जाता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी अपना भोजन बनाने के लिए या वृद्धि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए भोजन और जल की आवश्यकताएं बिल्कुल है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो। ठीक, तीसरा नंबर बात करते हैं इसमें वायु। जैसे कि बात कर सकता हूं तो जिस प्रकार से है ना, हम तो चलो एक दिन बिना भोजन के रह सकते हैं, एक दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन हमको अगर बोला जाए कि 1 मिनट के लिए नाक बंद कर लो, सीधा ऊपर बुलावा आ जाएगा हमारा। बात सही है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम बिना वायु के जीवित रहने वाले नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम किसी तालाब, नदी इत्यादि में नहाए होंगे तो थोड़ी देर के लिए ही हम क्या करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, हमें तुरंत श्वास श्वसन क्रिया के लिए बाहर आना पड़ता है, क्योंकि हम पानी के अंदर रहकर श्वसन क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि घुटन महसूस होता है। या किसी समय हम ऐसा सो जाते हैं और चादर या जो कंबल होता है उसको हम ढककर सो जाते हैं, तो कुछ समय पश्चात हमें घुटन महसूस होता है, हम श्वसन क्रिया करने के लिए वापस उस चादर और कंबल को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े समय के लिए ही नहीं है ना, हम वायु के बिना जीवित रहने वाले नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार में समस्त जीव जंतु जो रह रहे हैं, उनको जीवन है ना, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही जरूरत है। तो बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के कोई भी जीव जीवित रहने वाला नहीं है। तो ये तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने बताया ना, एक दिन हम बिना खाए रह सकते हैं, एक दिन हम बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन 1 मिनट भी हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गया तीनों चीज है ना, मूलभूत आवश्यकता के बारे में मैंने बता दिया। बात करते हैं मिट्टी एवं प्रकाश। तो मिट्टी और प्रकाश में जैसे कि बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी तो ये तो हो गया स्थल मंडल की बात, सॉरी है ना, एक बचा हुआ था, इसमें स्थल मंडल के लिए हो गया। जैसे कि बात कर सकते हैं इसमें जल के लिए, तो जल में भी क्या होता है, जल में भी जीवन संभव है। जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके शरीर की संरचना कैसे बनी होती है, उस श्वसन क्रिया के लिए, उस जल में श्वसन क्रिया के लिए बनी होती है। जैसे बात कर सकते हैं मछली में गलफड़े जो होते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का क्या करता है, प्रयोग करता है, और वहां पर जितने भी जलीय जंतु है वो उसका उपयोग करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अर्थात जल में भी क्या घुली हुई है, वायु घुली हुई है। ज्यादा होगा तो कुछ नहीं, एक प्रयोग करके देख सकते हो आप। एक परखड़ी में पानी लेना और उसको गर्म करना, गर्म करोगे तो क्या निकलता है, उसमें वायु के बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं आप लोगों को। मतलब इसे सिद्ध होता है कि हाँ, जल में क्या मिला हुआ है, वायु मिला हुआ है। ठीक, चलिए बात करते हैं मिट्टी एवं प्रकाश। तो मिट्टी और प्रकाश में जैसे कि बात कर सकते हैं यहाँ पर है ना, तो मिट्टी और प्रकाश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जीवधारियों के लिए। क्योंकि जिस प्रकार से है ना, जितने भी जीवधारी हैं, जो कीड़े मकोड़े केचुए इत्यादि जैसे बात कर सकता हूँ, वो कहाँ रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, वो तो बाहर स्थल में नहीं घूमते रहते हैं, तो वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। वो क्या करते हैं है ना, जितने भी हैं मिट्टी के अंदर, जो भी खनिज लवण, जो भी खनिज पदार्थ जो भी मिल रहा है, चाहे वो जल मिल रहा हो, भोजन जो भी मिल रहा हो, वायु तो मिलता ही है, तो मिट्टी के अंदर से क्या करता है, वो अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, साथ ही साथ उनको प्रकाश ही मिल रहा है। तो प्रकाश तो हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधकार छा जाएगा, और प्रकाश के द्वारा हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीवधारी हैं, उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्योंकि पेड़ पौधे जो है बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते। इस कारण से प्रकाश जो है वो भी क्या है, इस जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें सम्मिलित है मिट्टी और प्रकाश। इसके बिना जीवन भी संभव नहीं है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया आज का जो 3 टॉपिक से 4 टॉपिक मैंने आप लोग को बताया, बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं 5वें नंबर, पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो है ना, सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। कैसे अद्वितीय ग्रह है, मतलब जैसे बात कर सकते हैं, अद्वितीय मतलब क्या बोलना चाहिए, हटके, मतलब ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण में है ना गिनती आता है किसका, पृथ्वी का। तो क्यों अद्वितीय ग्रह माना जाता है इसे, तो अद्वितीय ग्रह माना जाता है इसलिए माना जाता है क्योंकि है ना, पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी पर भी क्या है,
जीवन संभव है। इसमें सभी प्रकार के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, जल, वायु, सभी जो है सामान्य मात्रा में क्या होता है, जीवधारियों को क्या हो जाता है, मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ श्वसन की क्रिया के लिए क्या है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो रक्षात्मक आवरण होना चाहिए, जो जीवों को है ना त्वचा के कैंसर रोग से बचाव करता है, जो रक्षात्मक आवरण होना चाहिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मतलब सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं जो जितना यहाँ पर मिलना चाहिए, मतलब वातावरण जो है जैसे परिवर्तन होना चाहिए, ठंडी, गर्मी, है ना, बरसात, तो हर चीज इस है ना ग्रह में अर्थात पृथ्वी में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। अभी मंगल में है ना कुछ खोजबीन चल रहा था, आप लोगों को पता है ना, न्यूज तो आकर आगे क्लोज हो चुका है, मीडिया वाले हैं क्लोज करते रहते हैं। तो मंगल वाला बात आप लोगों ने सुना होगा था कि मंगल में भी ग्रह जो है वहां पर जीवन संभव करने की सोच रहे हैं, है ना। तो अभी तक इसका अभी कुछ ही परिणाम सामने नहीं आ पाया है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है जो भी है, लेकिन पृथ्वी जो है यहाँ पर सभी चीज, तो जितने भी जीवधारी है वो कहाँ निवास कर रहे हैं, पृथ्वी में निवास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज की सुविधाएं हैं, मौजूद है ना, अर्थात ऑक्सीजन, है ना। साथ ही साथ मैंने जैसे बताया आप लोगों को जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से रक्षात्मक आवरण जैसे मैंने आप लोगों को बताया। साथ ही साथ मैंने बताया कि यहाँ पर जितने भी जीवधारी हैं उनको जीवित रहने के लिए जो मौसम के अनुकूलता, जो ठंडी, गर्मी, सभी प्रकार के मौसम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इसी कहा जाता है अद्वितीय ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज जितना भी मैंने 5 टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया बिल्कुल आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को 2 परिभाषा दे रहा हूँ, एक ग्रह का और सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम भी लिखना है आप लोगों को, और साथ ही साथ उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, दोनों का परिभाषा लिखकर आप लोग मुझे है ना व्हाट्सअप करेंगे, है ना, और होमवर्क बनाकर आप लोग मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है ना। और इसके साथ में जो लास्ट तो हो गया अध्याय, इसका मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर का PDF क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।